Hello students, this is class 7th and now we are continue our chapter number 7th which name is Traditional Games of India which is taken from English. So students, हम लोग ने अपने previous part में ये discuss किया था कि किस किस तरीके से जो ancient games है वो अब तक के चले हुए आ रहे हैं, तो इन्हीं में से कुछ ancient games को हम लोग यहाँ पे discuss करने वाले हैं. So first of students, you have to open your book and the page number is second and follow me line by line. Okay, so Kho. Now come to this para. खो ranks as one of the most popular traditional sports in India. तो खो जो है वो most popular traditional sports है, traditional game है इंडिया का जो खेला जाता है. The origin खो is difficult to trace. तो इस तरीके से जो खो है ना, इसको trace कर पाना मतलब कि इसका origin कहाँ से हुआ, कहाँ से ये बना, कहाँ से इसका invention हुआ, ऐसा बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना. खो in ancient times was placed on Rath and chariots and was known as Rathera. तो जो खो खो गेम था ना स्टूडेंट्स, ये एंशियंट टाइम से ही क्या किया जा रहा है, खेला जाता था. और ये किसके थ्रू खेला जाता था, रथ एंड चिरोट्स के थ्रू खेला जाता था और उस वक्त इसे रथेरा के नाम से जाना जाता था. तो अगर कभी आपको आ गया कि व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ खो खो, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा द एंशियंट नेम वॉज खो खो इज रथेरा, है ना. सो इट इज अ गेम विच डिमांड स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी. तो ये वो गेम है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और एजिलिटी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए एंड अलर्टनेस, कि आपके पास आपकी जब टीम का एक पर्सन आता है वो आपको टच करता है तो आपको तुरंत वहाँ से भागना है. तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए कि पर्टिकुलर टाइम में आपको भागना है. स्पीड रहना चाहिए कि हाँ आपको इतनी स्पीडली रन करना है. आपका स्टैमिना होना चाहिए क्योंकि आपको कंटिन्यू उसमें क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है वन बाय वन. एंड एजिलिटी दैट मीन्स होता है स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, ताकि आप जल्दी से वहां से भागो, मतलब कि आपके अंदर की जो फुर्ती बोलना चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड द एजिलिटी. सो इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ गेम देयर एग्जिस्ट टू टीम्स. अब आज की मॉडर्न फॉर्म में जो गेम है इसमें टू टीम्स डिवाइड कर दी गई है. वन टीम सिट्स और कैनल इन द मिडल ऑफ द कोर्ट इन रो. तो एक जो टीम है वो अपनी मतलब कि बैठती है मिडिल रो में, मिडिल रो के कोर्ट में, है ना. रो में रो वाइज इसमें बैठा जाता है एंड अल्टरनेटली फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, और फेस करती है अपने अपोजिट डायरेक्शंस को. द चेसर में पास हिज टास्क टू टीममेट. तो ये जो चेसर है जो पीछा करता है, जो भागता है, वो अपना जो टास्क रहता है वो अपने टीममेट को पास करते जाता है. सिटिंग इन द सेंटर 8 स्क्वायर्स बाय टचिंग द टीममेट्स बैक एंड शाउटिंग खो, है ना. तो यहाँ पे जो सिटिंग सेंटर है मतलब जो लोग बैठे रहते हैं स्क्वायर में, तो इस तरीके से लोगों को टच करना रहता है अपने टीममेट्स को और खो बोलना पड़ता है, जिससे कि वो लोग फिर रन करने लगते हैं. सो डूडकिंग एंड कंट्रोल्ड स्पीड मेक हिज गेम क्वाइट थ्रिलिंग. थ्रिलिंग मतलब क्या होता है, उत्साह. तो इस तरीके से इस गेम में अपने आप को कंट्रोल बनाए रखना, डुडलिंग स्पीड बनाए रखना, बनाए रखने के साथ साथ इस गेम को एंजॉय करना, इसलिए इस गेम में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग यानी कि उत्साह फील होता है, बहुत मतलब कि इसे एंजॉय किया जाता है. द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैप ऑल द अपोनेंट्स इन द फील्ड विन. तो इस तरीके से जो टीम बहुत कम समय में अपने अपोनेंट्स को टच कर लेती है वही विन कहलाती है, विनर्स कहलाती है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड गेम को. अभी हम लोग ने देखा खो खो. Now here we are going to discuss about the kabaddi. The kabaddi is also the ancient game which is discussed in Mahabharata. So look at here. Now come to the second paragraph. So another game which was primarily developed to improve physical strength and speed was kabaddi. तो ये वो दूसरा गेम है जहाँ पे आपका डेवलपमेंट मतलब कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड को बताता है, वो है कबड्डी, क्योंकि इसमें भी आपको स्टैमिना की ज़रूरत होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है. द गेम ऑफ कबड्डी फाइंड्स अ प्लेस इन हिंदू मैथोलॉजी. तो हिंदू मैथोलॉजी में ये क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है. इट इज़ सेड टू have originated from great Indian epic Mahabharata.
तो इस तरीके से ये कहा जाता है, मतलब कि ये बताया गया है कि जो इंडियन एपिक है, जो इंडियन महाकाव्य है महाभारत, इसमें इसकी चर्चा की गई है। वर अभिमन्यु गेट्स ट्रैप्ड इन चक्रव्यूह क्रिएटेड बाय हिज एनिमीज, जिस तरीके से जो अभिमन्यु है उन्हें ट्रैप कर लिया गया था चक्रव्यूह के अंदर में उनके एनिमीज के थ्रू। So the game was played to boost the self-defensive skill and develop quick response to attack। तो ये गेम हमको ये सिखाता है, जो कबड्डी है वो गेम हमको ये सिखाता है कि किस तरीके से अपने आप को सेल्फ, मतलब कि हमारी खुद की सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना, जब आप जो चेसर है, जो पकड़ने वाला है, जब उसने आपको पकड़ लिया है तो आप किस तरीके से अपना बचाव करते हुए आपको वो लाइन को क्रॉस कर लेना पड़ता है जिससे कि आप सेफ हो सको। तो ये जो गेम है ये अपनी खुद की आत्मरक्षा करना कैसे करना है वो हमको सिखाता है। अपनी सांस को नहीं तोड़ना है, अपने रिस्पॉन्स को बनाए रखना है, अपने फिजिकल स्टेमिना को बनाए रखना है, ये गेम हमको वो सिखाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी ये देखा कि जो गेम्स है वो किस तरीके से हमको ये चीज़ सिखाते हैं। अभी तक के तो हम लोग गेम सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए खेलते थे, बट कभी भी हमारा ध्यान इस तरफ नहीं गया कि जो गेम्स है वो कितना सोच समझ के बनाए गए हैं एंशियंट टाइम से, है ना। सो इसलिए बोला जाता है कि इंडोर गेम्स से बहुत ज़्यादा बेटर हमारे आउटडोर्स गेम्स होते हैं। मोबाइल में पबजी, लूडो ये सब खेलने से कुछ नहीं होता है। आप इस तरीके के गेम्स खेलें तो आपको कभी कोई मना नहीं करेगा। चाहे अगर आप लोग आउटडोर गेम्स खेलें तो आपको डेफिनेटली कभी कोई मना नहीं करेगा, बट अगर आप पबजी एंड ऑल दैट गेम जो भी आप लोग मोबाइल में खेलते हो तो ये आपके माइंड को कभी भी बूस्ट नहीं करते हैं, आपके माइंड को कभी भी ये शार्प नहीं करते हैं। सो प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग सच टाइप ऑफ गेम, ओके। So it is a game of doing breath control and sharpening the reflex of the counter attacks। तो ये जो गेम है हमको ये सिखाता है कि किस तरीके से अपनी जो ब्रीथ है, सांसों को कंट्रोल करके रखना है एंड कंटिन्यू रिफ्लेक्स करते रहना है अपने काउंटर अटैक्स को। मतलब कि जो भी काउंटर अटैकर्स है, जब लोग उसने हम पे अटैक किया है तो अपनी सेल्फ डिफेंस किस तरीके से करना है। अ प्लेयर होल्डिंग हिज और हर ब्रेथ ट्राइज टू टच एन अपोनेंट एंड रिटर्न टू हिज और हर टीम। इस तरीके से जो प्लेयर होते हैं वो अपनी ब्रीथ को रोकते हैं और अपने अपोनेंट पार्टीज जो रहती है उसको टच करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी टीम को विनर कराते रहते हैं। सो ऑल द वाइल चैंटिंग कबड्डी कबड्डी, और इस दौरान उनको हमेशा चैंटिंग यानी कि बोलना रहता है कबड्डी कबड्डी, है ना। आप लोग कबड्डी 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 करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड एंडिंग तक के, जब अगर आपको किसी चेसर ने पकड़ भी लिया है तो जब आपको अपनी जो लाइन है वो क्रॉस करनी रहती है तब तक उसके टच करने तक के आपको ये जो कबड्डी कबड्डी वर्ड है ये बोलना पड़ता है ना। जहाँ पर भी आपने ये बोलना छोड़ा तो आपका जो गेम है, आपकी जो पॉइंट्स है वो कट आउट हो जाते हैं एंड आप भी गेम से बाहर हो जाते हैं ना। सो कबड्डी इज़ एन एशियन गेम्स इवेंट सिंस 1990। तो ये जो कबड्डी है 1990 से इसे एशियन गेम्स की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। एशियन टाइम में ये जो था ये सिर्फ हमारा इंडिया का गेम था, बट ऑल ओवर एशियन कॉन्टिनेंट का ये गेम बन चुका है 1990 से, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग, 1990 से जो कबड्डी है उसको एशियन गेम्स की कैटेगरी में रख दिया गया है। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज वॉन गोल्ड इन द कबड्डी टूर्नामेंट। इस तरीके से जो इंडिया के लोग हैं वो कबड्डी खेलने में इतने ज़्यादा महारत है, इतने ज़्यादा वेल प्लेड है कि उन लोगों को हमेशा गोल्ड मिलता है इस टूर्नामेंट्स में जब भी वे पार्टिसिपेट करते हैं। अनदर स्पोर्ट विच डेट्स बैक टू द एंशिएंट टाइम्स इज व्रेसलिंग। स्टूडेंट्स, अगर व्रेसलिंग को आपको जानना है तो अगर मैं सिर्फ एक नाम ले दूँ यहाँ पे, दंगल है ना, या फिर सुल्तान, तो आपके दिमाग में ये जो वर्ड है ये पूरी पिक्चर आपको मतलब कि आपके दिमाग में इस पूरी पिक्चर को रिमूव करवा देंगे, इस पूरी पिक्चर को शो करवा देंगे कि जिससे आप लोग ये वर्ड को इजीली फैमिलियर कर सकते हैं। तो अब वर्सलिंग के साथ अगर दंगल और सुल्तान जैसी मूवी का मैं नाम ले लूँ तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि मैं किस गेम की यहाँ पे बात कर रही हूँ, है ना, किस स्पोर्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। The Hindu epics of Mahabharata and Ramayana contained numerous reference about it। तो जो हिंदू एपिक है, जो हमारे हिंदू महाकाव्य है, दैट मीन्स महाभारता एंड रामायणा, इसमें न्यूमेरस रेफरेंस मिलता है हमको इस गेम का। अब भाई कैसे मिलता है देखते हैं। सो द कैरेक्टर लाइक भीम, Karna and Duryodhan were strong wrestlers who were mentioned
हु वर मेंटेन्ड इन द महाभारत। तो ये जो भीम है, कर्ण है, दुर्योधन है, ये स्ट्रॉन्ग वेस्लर के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें मेंशन किया गया है महाभारत में भी। एंड हनुमान जी है ना, हनुमान वॉज अ पावरफुल वेस्लर, और ये भी बताया जाता है कि जो हनुमान थे वो पावरफुल वेस्लर थे। एज पर, तभी तो इतने बड़े बड़े पहाड़ उठा लेते थे, है ना, पहलवान टाइप की थी उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो जिस टाइप ऑफ पहलवान। सो एज पर द रामायण, तो रामायण के अकॉर्डिंग जो हनुमान जी थे वो भी क्या थे, पावरफुल वेस्लर थी। वेस्लिंग इज द रिफर्ड टू एज मल्ला युद्धा। और स्टूडेंट्स, ये जो वेस्लिंग है इसका नाम एंशियंट टाइम में मल्ला युद्ध था, है ना। रिमेंबर दिस थिंग। हम लोग ने दो नेम यहाँ पे देखे, फर्स्ट इज खो खो एंड सेकेंड इज मल्ला युद्ध। ठीक है, तो आपको ये दोनों नेम रिमेंबर करने होंगे। खो खो जिसका एंशियंट नेम रथेरा था, एंड wrestling जिसका एंशियंट नेम मल्ला युद्ध था। सो द wrestlers आर locally referred to as पहलवान and are trained as अखाड़ाज और wrestling school and dangles। तो इस तरीके से जो अगर हम लोग कॉमन लोकल लैंग्वेज में बोले तो ये जो wrestlers है इसे पहलवान बोला जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में, और इन लोगों को ट्रेन किया जाता है अखाड़ाज में, अखाड़े जो होते हैं, wrestling schools होती है, बनाई जाती है, एंड दंगल्स में, है ना। Earlier, Indian wrestlers performed the games in deep stone courtyard। तो यहाँ पे अब पहले क्या होता था कि एक मतलब कि चारों तरफ से, जैसे ये जो दंगल गेम है ना, ये कैसा होता है, चारों तरफ से इसे इस तरीके का बना दिया जाता है। तो इस तरीके के स्टोन से ये पहले पैक कर दिया जाता था, बड़े बड़े स्टोन इसके चारों तरफ रख दिए जाते थे, और बीच में ये दो जो है गेम ये खेले जाते हैं, मतलब जो दो पार्टनर है, जो लड़ने वाले अपोनेंट पार्टनर्स, वो इस गेम को प्ले करते थे। बट आज के डेट में क्या हो गया है, रेसलिंग इज बीइंग डन ऑन द रेसलिंग मैट्स एंड रिंग। बट टुडे अब क्या हो गया है स्टूडेंट्स, अब रेसलिंग मैट्स आ गई है, रेसलिंग रिंग्स आ गई है, जिसे बस चारों तरफ में लगा दिया जाता है और अंदर में गेम खेला जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आई एम स्टॉपिंग हियर because I don't want to make a lengthy videos, है ना। This is also not well for you. So see you soon with this next topic of this same chapter. So students, if you have any problem, any query, and if you have any questions, so without any hesitation you can comment me, you can ask me. So see you soon with the next topic of this same chapter. Till then, take care, bye bye.